एक छोटा सा रिकैप देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, जिसमें हमने जाना कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट क्यों करती है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे करती है मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक पड़ी हुई, आप उससे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बारे में जनरल बातें सीखी और यह जाना कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का मोटिव क्या है हमारा। ओके, फिर हमने देखा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या जाना हमने, इसमें हमने ये जाना, देखिए इसमें हमने जाना था कि दो बॉडीज के बीच में, ये देखो m1 और m2, इनके बीच में ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी और वो वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करेगी, वो हमने देखा था, जिसमें हमको फॉर्मूला मिला F = G m1m2/d², वे d क्या है, d दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच की क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो ये हमने समझा। 3 वीडियो हम लोग इस पे कर चुके हैं, सेपरेट वीडियो में इन तीनों टॉपिक को हमने कवर किया है। आज का जो टॉपिक है मैं फिर से आपको समझा दूं कि ये जो फोर्स हमने नहीं डेवलप किया था F = G m1m2/d², ये जो हमें मिला, जिसमें हमने पता किया कि ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो तो हमने निकाल लिया। अब इस फोर्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लिमिटेशन है इस फोर्स की, वो सब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को न खराब करते हुए जल्दी से आपको टॉपिक पे ले आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। इस पूरे नेचर में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर जी ये बताइए, वीकेस्ट तो ग्रेविटेशन है, चलो मान लेते हैं। सबसे पहले अब ये बताइए कि इस नेचर में कितने टाइप के फोर्स हैं, कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो भैया आपको बताया जाएगा कि इसमें 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कितने, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं यूनिवर्स में। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ओके, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो इसमें एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप ऐड कर लेंगे खुद से। दूसरा फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए इस बार हमने लिख दिया। नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन सब में हमारा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है सबके कंपैरिजन में। और उसका कारण कौन है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जी बहुत कम होता है, स्मॉल जी की वैल्यू 6 × 10⁻11। तो ये -11 इसको ले डूबता है। -11 का मतलब क्या होता है पता है, जैसे कहीं पे अगर लिखा हो 10⁻11, इट मीन्स 1/10⁻11। तो ये जब 10⁻11 से किसी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे तो भैया वो तो वैल्यू ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी ना। क्लियर है, तो ये चीज है। और प्लस ये चीज है, दूसरी चीज, ये बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी पे, दो बॉडी के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास का मतलब क्या है, जैसे ही मास हम बढ़ाएंगे
तो जाहिर से बात है हैवी बॉडीज की बात हमें करनी होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये छोटे बॉडीज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सपोज हमारे और आपके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है मैं आप पे फोर्स लगा रहा हूँगा, आप हमारे ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। भाई हम कुछ मास कंटेन करते हैं, आप कुछ मास कंटेन करते हैं, और हमने पढ़ा है कि किसी बॉडी के पास मास है तो वो फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता है। तो हम आपके ऊपर फोर्स लगाएंगे, आप हमारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या हमको पता चल रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? नहीं। क्लियर है ना? मींस अब यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत ही मिनिमम है। हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी चींटी चल रही हैं, ओके, तो क्या हम चींटियों पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे? चींटियों तो इस तरीके से आकर के हमसे लग जानी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मास और चींटी के मास का जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना, वो इतना भी नहीं है कि हमारे बीच में इतना ज्यादा फोर्स क्रिएट कर दे कि हम दोनों एक दूसरे से जा चिपके। पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अपीयरेंस होगा वो एक तरीके से कहां पे हमको दिखेगा? वो हमको दिखेगा हैवी बॉडीज। खैर इस सब की बात हम चर्चा करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट खैर आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है, वो क्या है? बहुत ही वीक फोर्स है। जब हम वीक फोर्स का नाम लेंगे इसका मतलब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये एक अट्रैक्टिव टाइप की फोर्स है। 10 बार बोल चुका हूं मैं। दो बॉडी है, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू देयर मास। वो अपने मास के कैरेक्टरिस्टिक के कारण, मास के होने के कारण वो दोनों एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देते हैं। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, याद रखना। इसके साथ साथ मैंने कुछ आपको जनरल नॉलेज टाइप का इसमें रख दिया है। क्या रखा है? अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या चीज है? अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या है? खूब ध्यान से समझो। एक्चुअली होता क्या है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 में भी इवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा। क्या है कि सिमिलर चार्जेस, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं ना, अगर चार्ज प्लस प्लस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर ढकेलेंगे। समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर ढकेलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन इसको बोलते हैं। ओके, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप का है? रिपल्सन। इसके अपोजिट अगर कोई प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज हो तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगेंगे। यानी यहां पे क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहां क्या कर रहे हैं? रिपल्सन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में रिपल्सन, जहां पे इस केस में हम क्या देख रहे हैं? अट्रैक्शन, यानी अपोजिट चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वेयर एज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर है ना? तो यहां पे जो रिपल्सन और अट्रैक्शन टाइप का ये जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस को हम बोलते हैं, फोर्सेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों नेचर का होता है, ये रिपल्सन टाइप का भी हो सकता है, अट्रैक्शन टाइप का भी हो सकता है। ये बॉडी को, ये दो चार्जेस को अट्रैक्ट भी कर सकता है, दो चार्जेस में रिपल्सन भी क्रिएट कर सकता है। सेम होता है केस किसका? मैग्नेट का। मैग्नेट को दिखाने का तरीका होता है ऐसे, एक तरफ हम लिखते हैं नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। मैग्नेट क्या होता है? दो पोल होते हैं मैग्नेट पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कैसे पता चलता है? आप एक काम करिए, एक मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फ्रीली ऐसे एक धागे में बांध करके ऐसे हैंग कर दीजिए, कोई मैग्नेट लेकर के। तो मैग्नेट जो रुकेगा ना, हमेशा नॉर्थ और साउथ रुकेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ रुकेगा। इसीलिए इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल नाम रखा गया है। बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं जाते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन ये ध्यान देना, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जा रहा है। पता ऐसे ही करते हैं जैसा मैंने बताया आपको।
इसमें भी एक दूसरा मैग्नेट लेते हैं, तो भाई एक मैग्नेट है उसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो दूसरा मैग्नेट है उसके पास भी सेम चीज होगी, इसके पास भी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। इसी तरीके से एक मैग्नेट हमने ऐसे लिया जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है और इस तरफ से नॉर्थ पोल साउथ पोल है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में या एक और बना लेते हैं, चलो ये देखो साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल। ध्यान से देख लीजिए भाई, साउथ पोल है यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, रिपल्सन, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर, तो नॉर्थ पोल क्या है, रिपल्सन हो रहा है, यानी इन दोनों केस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। एक सेकेंड थोड़ा सा पतला कर दें, अच्छे से लिखाएगा तब, हाँ अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब अगर पोल अपोजिट हैं, डिसिमिलर हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। वहीं पे अगर सिमिलर पोल हैं, नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने है तो एक दूसरे को दूर धक्का देगा, साउथ पोल के सामने है तो एक दूसरे को दूर धक्का देगा। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक, यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये कौन सा फोर्स है, ये दोनों फोर्स किस टाइप के हैं, मैग्नेटिक फोर्स हैं। कैसे हैं, मैग्नेटिक फोर्स हैं। मैग्नेटिक फोर्स हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मैग्नेट के बीच में जनरेट हो रहे हैं, इसलिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है वो किस टाइप का फोर्स हुआ, मैग्नेटिक टाइप का फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ। यानी मैग्नेटिक फोर्स भी दो नेचर रखेगा, एक क्या रखेगा, एक अट्रैक्शन का रखेगा, एक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा नेचर क्या करेगा, रिपेल करेगा। मींस दोनों नेचर रखता है। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी केस है, ये अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है, लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो केवल अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो कोई आपसे इस तरीके से भी घुमा फिरा के बोलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उसे हमेशा कहेंगे कि बॉडी चाहे जैसी भी हो, दो बॉडी है, मास उसमें एग्जिस्ट करता है, देन वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे देखिए, इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स कहने का मतलब यह है कि यह फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है, अकेले फोर्स नहीं लग सकता। यानी एक बॉडी है M1, ये अकेले कहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इसके लिए एक और बॉडी का फोर्स होना, एक और बॉडी का होना बहुत जरूरी। यानी पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तुरंत दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा। इनके बीच में ऐसा नहीं है कि पहले हम फोर्स लगा दिए तब दूसरा फोर्स लगाएगा, नहीं, ये दोनों एक साथ पैरेलल में चलते हैं। मींस ये म्यूचुअल होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। इन दोनों फोर्स के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता कि पहला ये M1 पहले लगाया M2 बाद में लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं। चाहे दो हैवी बॉडीज हो, चाहे दो स्मॉल बॉडीज हो, चाहे एक हैवी हो चाहे एक स्मॉल हो, कोई मतलब नहीं है इसका। दोनों पे एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट, क्या, फिर से समझ लीजिए, पहला फोर्स जो लगा रहा है, जैसे M1 इस पे लगा रहा है F12 और दूसरा लगा रहा है पहले पर F21, तो हम कहेंगे कि जो पहला फोर्स लगा रहा है ना F12 वो इक्वल है किसके, जो M2 M1 पे लगा रहा है उसके फोर्स के। लेकिन देखो ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन को शो करने का तरीका होता है माइनस लगा दो। क्या लगा दो, अब माइनस। अब यहां पे आपका F12 इज इक्वल टू द F21, बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और अपोजिट है, इसको कौन शो कर रहा है, ये माइनस। माइनस क्या शो कर रहा है कि F1 F2 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब खूब ध्यान से देखिए, इन सभी बातों को दिमाग में बिठा के रखिए और कोशिश करिएगा नोट करते चलिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल एक नोट्स की तरह काम करेगी। हालांकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बट ये पूरे नोट्स की तरह काम करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इसका क्या मतलब है, जैसे ये M1 है आपका, ये आपका M2 है, और M1 M2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में फोर्स लगेगा। ये फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा,
ये इधर से F12 लगा, इधर से F21 लगा, अभी अभी हमने लिखा था। ध्यान से देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये M2 जो है ना, इसको इस तरफ से ऐसे खींच के लाए, या ऐसा ये भी नहीं हो सकता कि ये M1 इस बॉडी को इधर से पकड़ के खींच लाए, पॉसिबल नहीं है। ये जब भी एक्ट करेंगे इसी लाइन के क्रॉस ऐड करेंगे, मतलब ये जो लाइन इन दोनों बॉडीज के सेंटर को मिला रही है ना, इसी लाइन के अलोंग ये क्या कर लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब इसको और अच्छे से मैं कैसे बोल सकता हूं, तो देखो ये M1 है, इसका सेंटर, एक सेकंड, ये M1 है, इसका सेंटर, ये M2 बॉडी है, इसका ये सेंटर। चलो अब M1 फोर्स जो लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स M2 सेंटर, टुवर्ड्स M2 सेंटर, और जो M2 फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स M1 सेंटर। वो किसकी ओर है, M1 के सेंटर की ओर है। और M1 के फोर्स की डायरेक्शन, M1 जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है M2 पर, उसकी डायरेक्शन किधर है, M2 के सेंटर की ओर है। क्लियर है, यानी दोनों एक दूसरे के सेंटर की ओर फोर्स लगाएंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इसको इसकी तरीके से बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज। क्लियर, तो बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो मैंने ऐसे भी बता दिया, और इस तरीके से सिंपल हम समझ सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो, इट इज मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास और डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान दें। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, यानी मास ऑफ बॉडी अगर बढ़ती चली जाएगी तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ जाएगा दोनों का। दोनों बॉडीज के मास का प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉडीज के मास पर। यानी अगर मैं कहूं कि मून खूब ध्यान से देख लो, मून एक बॉडी पे फोर्स लगा रही है, ये कोई मास है m, इस बॉडी पे फोर्स लगा रही है, और इधर से अर्थ फोर्स लगा रही है। कितना लगा रही है, अर्थ। याद रखेंगे, मून का मास अगर m है तो अर्थ का मास कितना होगा, 6m, क्योंकि मून के मास का 6 गुना किसका मास है, अर्थ का मास। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो खूब ध्यान से देखें, ये मून इस पे फोर्स लगा रहा है तो अर्थ भी इस पे फोर्स लगाएगी। आप देखेंगे अर्थ ज्यादा फोर्स इस पे लगाएगी। क्यों लगाएगी, मून के कंपैरिजन में अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है, और मून का मास क्या है, कम है। बात समझ में आया? इसको कहने का क्या मतलब है, खूब ध्यान से समझो। यहां पे अगर मैं फोर्स देखूंगा इन दोनों के केस में, ये देखो ब्लॉक में बना रहा हूं, इन दोनों के केस में देखेंगे तो जो F लग रहा है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m एंड कैपिटल M। ये भाई मास हो गया बॉडी का, और ये हो गया मास ऑफ मून, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस की बात करूं, इस बॉडी और अर्थ के बीच की बात करूं, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, ये फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इस बॉडी के मास के, तो इस बॉडी के मास के, और अर्थ के मास के। अर्थ का मास कितना है, मून के कंपैरिजन में 6m है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6। तो यहां पे मास ज्यादा है कि नहीं, इनका जो मास है उसके 6 टाइम है, ये है ना, तो यहां पे फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ओके, एक डेफिनेशन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, बार बार बताता रहूंगा इस पूरे चैप्टर में। आपका वेट कितना है, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे, या वेट को डिफाइन करें, वेट क्या होती है बॉडी की, तो वेट का मतलब होता है अर्थ जिस फोर्स से आपको अपने सेंटर की ओर खींच रहा है,
जिस ग्रेविटी से आपको अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, उसी फोर्स को आपका वेट कहते हैं। फिर से, अर्थ आपको जितने फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींच रही है, अर्थ जिस फोर्स से आपको अपने सेंटर की ओर खींच रही है, अच्छा, अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम भी एक बॉडी है, अर्थ भी एक बॉडी है, तो अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको अपने सेंटर की ओर खींच रही है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी हमारे वेट के बराबर होगी। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि हर ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। और आप लोग अभी से जान लीजिए, आगे भी चल के ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा भी किस तरीके से निकलता है। वेट इज इक्वल टू होता है mg। सब लोग पढ़े हैं, सबके दिमाग में ये बात है, mg होता है, बहुत बार आपने पढ़ा है। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या चीज है मैं देखूंगा, अब बताऊंगा आपको वहां पे। ओके, खैर ये बात समझ गए ना? तो इस चीज को ध्यान से रखना। तो अर्थ जो इस पे फोर्स लगाएगी वो ज्यादा होगा, मून जो इस पे फोर्स लगाएगी वो कम होगा। इसको मैं दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो मैं कैसे कहूंगा? खूब ध्यान से देखो, ये अर्थ है और ये मून है। ये क्या है? मून। वही बॉडी m मास की अर्थ पे है रखी हुई, वही बॉडी m मास की मून पे रखी हुई है, तो वेट इसका ज्यादा कहां पे होगा? अर्थ पर। मून पे क्या होगा? कम होगा। अर्थ पे वेट क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। तो अर्थ जो इस पे फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट विल बी 6 टाइम मैक्सिमम देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मून लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कंपैरिजन में, यानी F ऑफ E विल बी 6 टाइम F ऑफ मून। याद रखना, या इसी को कहेंगे कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू 6 टाइम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून। देख लो, लिख दिया मैंने सिंबल के फॉर्म में। WE विल बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ WM। मतलब देखो, W का मतलब वेट, E का मतलब अर्थ, W का मतलब वेट, M का मतलब मून। तो वेट ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ द वेट ऑफ मून। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू 6 टाइम वेट ऑफ बॉडी एट मून। क्लियर है? ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और जल्दी से देखते हैं अपना अगला पॉइंट, जो कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल, ये जो आपने पढ़ा था ना कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, वे d क्या है? m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस। जो दो बॉडी लिए थे ना हम, उन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी d, और इस d के, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच में लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो पढ़ा है ना आपने, ये एक्चुअल में यही है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। यही क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे बनता है, इसके बारे में आगे एक डिटेल वीडियो मिलेगी। फिलहाल में आप ये जान लें कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये होल्ड करता है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको मिलने वाला है। अगर मैंने आपसे कहा इनवर्स स्क्वायर लॉ, देन इनवर्स स्क्वायर लॉ आगे वीडियोस में मिलेंगी। मैं टाल नहीं रहा हूं, वो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके साथ, इसको पढ़ने के लिए हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब हम ये डेरिवेशन कर पाएंगे। ओके, तो पहले हम इन सबको पढ़ लेंगे, तब लास्ट में उसको करके बता देंगे आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अभी अभी बताया, यूनिवर्स में रखी कहीं पे भी दो बॉडी है, यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्लियर? इसका मतलब ये बहुत दूर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगा दे रहा है। अच्छा, कोई सर एग्जांपल बताइए। बिल्कुल एग्जांपल है,
सन है, सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अब बताइए सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि नहीं? बहुत ज्यादा है। और इतना ज्यादा होने के बावजूद सन इस पे क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण से अर्थ क्या कर रही है? सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। क्लियर है कि नहीं? मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे रिपीट कर रहा हूं। हालांकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैंने पढ़ाया है पहले वीडियो में, वहां पे मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। देख लीजिए, ये क्या है? सन। और इस सन के चारों ओर ये वो ऑर्बिट है जिसमें क्या कर रहा है? अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब खूब ध्यान से समझ लो, अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखना, अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन। कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। Fc का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स सन प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को, जिसके कारण से अर्थ इस पाथ में रिवॉल्व कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स सन कैसे प्रोवाइड कर रहा है? वो सन की ग्रेविटी है। वो सन की ग्रेविटी है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं होता है। अलग अलग फोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। कहीं पे आपको दिखेगा फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यहां पे देख रहे हैं क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग फोर्स अलग अलग कंडीशन में क्या करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। आप रस्सी ले लीजिए, एक रस्सी ऐसे बांध करके एक किनारे पे कंकड़ बांध दीजिए और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए, तो वहां पे रस्सी में जो टेंशन जनरेट होगा, दैट टेंशन विल वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है कि नहीं? तो अलग अलग केस में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठा के रखना है। तो यहां पे सन की ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है, जिसके कारण से ये बॉडी सन के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये चीज दिमाग में बिठा के रखिएगा। ओके, तो भाई सन और अर्थ के बीच में लगने वाला ये फोर्स है, तो जाहिर सी बात है बहुत दूर दूर बॉडी रखी है तब भी ये लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? ओके, आगे इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन इंटरेक्टिंग बॉडीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो, इसका क्या मतलब है? देखो, M1 M2, इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई मीडियम है। मीडियम का मतलब क्या है? वैक्यूम हो सकता है, इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो, वैक्यूम हो। इन दोनों बॉडीज के बीच में एयर हो, इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्लास हो, इन दोनों बॉडीज के बीच में वाटर रखा हो, कोई मटेरियल भरा हो, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया हो। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो मीडियम है ना, वो क्या कोई फर्क डालता है इस पे? खूब ध्यान से समझो। अगर ये बॉडी है तो M1 भाई M2 पे फोर्स लगा रहा होगा, उसी तरीके से M2 भी M1 पे फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बीच में हम लाइक मीडियम फिट कर दिए। मीडियम फिट करने पे हमने देखा कि इस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो बॉडीज के बीच में कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करती है। याद रखना, दो बॉडीज के बीच के मीडियम पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती है। ये केवल और केवल डिपेंड करती है किस पे? किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है मास ऑफ बॉडीज पर। दोनों बॉडीज के मास पर डिपेंड करती है और दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। बस आप